नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज़ चैनल में और आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप न्यूज़। शुरुआत करते हैं, बहुत सारी अहम खबरें आ रही सिलसिलेवार सभी खबरें हम बताने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए ताकि आपको रोजाना खबरें मिलती रहे। साथ ही खबरें पढ़ने के लिए jmhnews.in पर भी विजिट कर सकते हैं। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं और विगत दिन जो है एक केस जनपद में दर्ज किया गया। आपको बता दें प्राप्त जानकारी के अनुसार 11,500 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव अभी तक पाए गए, जिनमें से 194 व्यक्ति मृत हो चुके हैं। साथ ही जनपद जालौन में 11,278 व्यक्ति ठीक हो गए हैं। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 48 जिला प्रशासन द्वारा बताई गई है। जालौन से ही दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के नेतृत्व में और आपको बता दें माधोगढ़ पुलिस ने जो है चोरी करने वाले अभियुक्त मुकेश उर्फ छोटू पुत्र पूरन विश्वकर्मा को जो है पकड़ लिया। इसके पास से 13 अदद मोबाइल फ़ोन व 15,000 रुपये बरामद किए गए। आपको बता दें चोरी किए गए मोबाइल और पैसे जो है पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें इस बारे में जो है जानकारी सीओ माधोगढ़ ने दी है। अगली बड़ी खबर आपको बता सीबीएसई की ओर से 12वीं का रिजल्ट तैयार कराने का फॉर्मूला जारी करने के बाद यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की निगाहें राज्य सरकार पर है। फार्मूला इसी हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। यूपी में इंटरमीडिएट हाई स्कूल का 50%, 11वीं का 40% व 12वीं के प्री बोर्ड प्रैक्टिकल के 10% अंक के साथ रिजल्ट जारी करने पर कमेटी ने सहमति दी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी इसे अनुमति नहीं दी है। यूपी बोर्ड के लगभग 56 लाख विद्यार्थियों का भविष्य इससे तय होगा। आपको बता दें भाई हाई स्कूल में 50% 9वीं व 10वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा के अंक लेकर रिजल्ट तैयार होगा। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट की तैयारी करेगा। रिजल्ट निकालने से पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 को संशोधन करना पड़ेगा। आपको बता दें इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन लिखित परीक्षा के माध्यम से ही रिजल्ट तैयार होने का नियम है। आपको बता दें इस नियम को संशोधित करने और अधिसूचित करने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। बड़ी एक अहम खबर आ रही यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई और ऐसी खबरें आपको रोजाना अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। आपको बता दें सीबीएसई ने 10वीं और 11वीं के अंकों को 60% का भारांक दिया, जबकि 12वीं की परीक्षा व प्री बोर्ड आदि को 40% का। वहीं आईसीएसई के फॉर्मूले ने इसके अलावा स्कूल का पिछले 6 वर्षों का भी रिजल्ट देखा जाएगा। परीक्षा परिणाम जो है इसका फॉर्मूला तय करने के लिए अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में जो है कमेटी जो गठित कमेटी को लगभग 4,000 सुझाव मिले थे। आपको मालूम होना चाहिए कि सुझाव मांगे गए थे विगत दिनों कमेटी द्वारा, जिसमें 4,000 सुझाव बताए जा रहे मिले हैं। आपको बता दें फॉर्मूले में कई सुझाव दिए गए हैं। हाई स्कूल में 9वीं कक्षा का रिजल्ट व 10वीं के आंतरिक परीक्षा के अंक, इंटरमीडिएट में 40% स्कूल, 60% में 11वीं व प्री बोर्ड के अंकों को मिलाकर व्यक्तिगत परीक्षार्थी की यदि नंबर नहीं है तो केवल पास का प्रमाण पत्र, यदि अंक है तो उनके आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। तो बड़ी अहम जानकारी यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के छात्र छात्रा इस बार काफ़ी परेशान है क्योंकि अंक का निर्धारण उनके लिखित पेपर से नहीं होगा। अब ऐसे में समस्या हो रही है कि किसको कितने अंक मिलेंगे, कौन टॉप होगा, कौन मेरिट में पहले स्थान पर आएगा, दूसरे पर आएगा, तीसरे पर आएगा। चलिए राजनीति से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से बीजेपी सरकार और संगठन को लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। आपको बता दें चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से पार्टी के कई नेता असंतुष्ट हैं। यह बात हाईकमान तक भी पहुंची। आपको बता दें इसी बीच जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान है। आपको बता दें अब तक के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये भी कहना रहा राजनाथ सिंह का। साथ ही आपको बता दें हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक को दिए गए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ के तारीफों की जो है पुल बांध दी है। आपको बता दें इसी के साथ ही ये भी कहा रक्षा मंत्री ने कि कोरोना काल में सीएम ने दिन रात मेहनत की है। खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद योगी आइसोलेशन में रहकर लगातार ऑनलाइन काम करते रहे। उनके कामकाज पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। 2022 में ही वो बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा होंगे। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा बयान जो है टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह का निकल कर आया है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है। इन्हीं अफवाह को फैलाने वालों पर अब जो है सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बता दें अब जो कोई भी वैक्सीनेशन के बारे में अफवाहें फैलाएगा सरकार उससे सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश में क्या कहा गया है कि ऐसे लोगों की पहले पहचान की जाएगी और फिर उन्हें समझाया जाए। अगर वे लोग फिर भी ना माने तो फिर उनसे सख्ती से निपटा जाए। आपको मालूम है एक तबका ऐसा है जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयार अभी भी नहीं हो रहा है, जबकि उच्च अधिकारी हैं, उच्च नेता हैं, सभी लोग वैक्सीनेशन करा चुके। इसके बावजूद भी अब अगर तैयार नहीं हुआ समझाने के बावजूद भी तो कार्रवाई होगी। आपको बता दें इस बारे में सरकार की तरफ से विगत दिन एक निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों के जिला अधिकारी, सीएमओ और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुछ शरारती तत्व जो है वैक्सीनेशन अभियान जो है आपको बता दें में जो है बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों से जो है सख्ती से निपटा जाएगा। पहले तो लोगों को समझाया जाएगा
उसके फ़ायदे बताए जाएंगे, वैक्सीनेशन कराने से आपको क्या लाभ होगा ये बताया जाएगा। और फिर भी अगर नहीं समझे तो उसके बाद जो है एक कठोर कार्रवाई ऐसे शरारती तत्वों पर अमल में लाई जाएगी। सरकार की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि अफवाहें फैलाने वालों की पहचान कर उन्हें समझाया जाए, वैक्सीनेशन सबके लिए ज़रूरी है, कोरोना से सुरक्षित रहने का यही एक तरीका है। ये भी कहा गया है कि अगर फिर भी लोग नहीं माने तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो कहीं न कहीं कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सीएम द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया और सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए। देश हित में वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो लोग भी वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहें फैलाएंगे उन पर जो है महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार वैक्सीनेशन पर खास जोर दे रही है। जुलाई में हर दिन यूपी में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की योजना जो है सरकार ने तय की है। इसी के साथ ही सरकार का ये भी लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक 10 करोड़ लोगों को और दिसंबर तक राज्य के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। और इसी को लेकर जो है सख्त होती हुई उत्तर प्रदेश की सरकार देखी गई है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो है अफवाहें फैलाने वालों पर जो है पहले तो समझाने का काम पुलिस करेगी, बताएगी इसके फ़ायदे क्या-क्या है। फिर भी नहीं समझे शरारती तत्व और बाधा डालने का प्रयास किया तो उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होगी, जो योगी सरकार ने जो है निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर लोग अलग-अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे संशय भी हैं। विगत दिनों जो हेल्थ वर्कर हैं जा रहे हैं घर-घर, उनके साथ ही मारपीट की खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें अफवाह को दूर करने के लिए पहले समझाया जा रहा लगातार ग्रामीणों को या जो भी शरारती तत्व समझाने का प्रयास किया जाएगा पहले। अगर फिर भी नहीं मानते हैं और वैक्सीनेशन कार्य में यह बाधा उत्पन्न करते तो उनके विरुद्ध जो है एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये निर्देश जो है उत्तर प्रदेश के सीएम द्वारा सभी अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। तो अब बाधा उत्पन्न करने वालों पर भी एक बड़ी कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आई, कोरोना महामारी के चलते कोरोना कर्फ्यू में योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गरीबों को 3 महीने तक फ्री राशन देने का निर्णय लिया था, जो अब तक जारी है। सीएम योगी ने शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंदों को राशन देने की योजना बनाई है और इसके लिए सीएम ने निगरानी समितियों को गाँव में भ्रमण कर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि निगरानी समितियां गाँव में जाकर देखें कि हर जरूरतमंद को राशन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। योगी ने यह भी आदेश दिया है कि जो गरीब हैं, निराश्रित हैं और अन्य पात्र लोग हैं, इनको राशन मिले ही मिले। आपको बता दें यह निर्देश मुख्यमंत्री ने टीम 9 की वर्चुअल बैठक में दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना प्रबंधन में निगरानी समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। ज़्यादातर जिलों में संक्रमण के केस इकाई में आ रहे हैं, तो 10 से 12 जनपदों में नए केस ही नहीं हैं। वर्तमान में कुल एक्टिव केस घटकर 6019 रह गए। 3049 लोग होम आइसोलेशन में उपचाराधीन है। यह स्थिति संतोषप्रद है, लेकिन हमें समझना होगा कि वायरस कमजोर पड़ा है, समाप्त नहीं हुआ है। थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। इसी को लेकर जो है लगातार जो है सीएम का अनुरोध है कि जो कोरोना के गाइडलाइन नियम का तो पालन करे ही, साथ ही जो है गरीब व्यक्ति है उन तक जो है जरूरतमंद लोग हैं उन तक जो है सामान पहुंच रहा है या फिर नहीं, निगरानी समिति के सदस्य निश्चित तौर पर देखने का काम करेंगे और अगर नहीं उनको लाभ मिल रहा तो लाभ पहुँचाने का भी काम किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन जनरेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। विगत दिन 5 और प्लांट को स्वीकृति दे दी गई है। प्रदेश में 441 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है और इनमें से लगातार प्रयासों से अब तक 100 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। 50 बेड से अधिक सभी अस्पताल ऑक्सीजन की जरूरत के लिहाज से आत्मनिर्भर होंगे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। आपको बता दें टीम 9 की बैठक में ये निर्देश सीएम ने खुद दिए हैं और कहा है कि जो प्रदेश में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज हैं इनके भवन निर्माण की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए, गुणवत्ता और समयबद्धता पर फोकस किया जाए। 9 मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया चल रही है और इन कार्यों को जो है यथासंभव शीघ्रता से पूरा कर लिया जाएगा। 14 अन्य प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज जो है अगले सत्र से पठन पाठन शुरू कर दिया जाएगा। इस लक्ष्य को देखते हुए आवश्यक तैयारियां भी समय से पूरी की जाए, इसको लेकर भी सीएम ने निर्देशित किया है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कोरोना महामारी से ही जुड़ी हुई है। यूपी में जैसे ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमना शुरू हुई, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाढ़ नियंत्रण की तैयारी शुरू कर दी है। खासकर राज्य के पूर्वी हिस्सों में जो बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। आपको मालूम है बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और कई जनपदों में जो है पानी जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न होने लगी है। पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और आपको बता दें एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 75 जिलों में से 45 बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें 24 अति संवेदनशील, 16 संवेदनशील और 5 सामान्य हैं। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभावित बाढ़ वालों जिलों के जो है जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की थी, हालात पता किए थे कि कितनी ज़्यादा दिक्कत है, कितनी समस्या जो है बरसात की वजह से हुई है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है बरसात की और अभी बरसात काफ़ी होना बाकी है। पूर्वांचल में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अलर्ट ज़्यादा जनपदों में किया गया है। आपको बता दें मौसम विशेषज्ञों ने इस साल भरपूर मानसून की भविष्यवाणी की है। इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है।
तो कहीं ना कहीं अलर्ट उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में किया गया है। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने संवेदनशील जिलों में बांधों की मरम्मत पहले ही कर दी है। संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ के दौरान आवश्यक रेत के थैले और बांस की गाड़ियां पर्याप्त मात्रा में स्टॉक कर ली गई हैं। प्रवक्ता ने बताया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे काम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष और वायरलेस केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो वायरलेस के जरिए सूचित किया जा सके। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष लखनऊ में स्थापित किया गया है। संवेदनशील स्थानों की निगरानी के लिए गार्ड तैनात किए गए और रात के लिए जनरेटर और पेट्रोमैक्स की व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी जो है बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो काम किया जा रहा है। अब आपको बता दें अगली बड़ी खबर जो है सांसद आजम खान से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल आपको बता दें सांसद आजम खान की पत्नी और रामपुर नगर विधायक तंजीम फातिमा ने बताया कि इन दिनों आजम खान ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। आपको बता दें ANI को उन्होंने जो है इंटरव्यू देते हुए बताया कि आजम के मुंह में अल्सर हो गया है। उनका आरोप है कि आजम खान को सांसद के प्रोटोकॉल के तहत कोई भी सेवा नहीं दी जा रही, बुरा सलूक किया जा रहा है। सांसद आजम खान अपने जिले के अलावा पूरे प्रदेश के जिलों में बेहतर विकास कराए और जबकि अपने नगर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा की जगत में यूनिवर्सिटी बनाई, पर वर्तमान की योगी सरकार ने सब बर्बाद कर दिया। ऐसे आरोप जो है इनकी पत्नी के हैं। आपको बता दें तंजीम फातिमा ने आगे कहा कि आजम साहब ने किसी की भैंसें नहीं चुराई, ना ही वो भूमि माफिया हैं, पर सरकार ने उन्हें भूमि माफिया घोषित कर उनके विरुद्ध सैकड़ों केस फाइल करके उन्हें बर्बाद कर जेल में ठूस दिया। आपको बता दें सांसद आजम खान की स्थिति जो है गंभीर बताई जा रही है। जैसा कि तंजीम फातिमा इनका भी कहना है कि वह खाने पीने में भी उन्हें दिक्कत हो रही है, अल्सर हो गया है। आपको बता दें इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी जो है इन्होंने कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि तानाशाही रवैया जो है उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार का देखने को मिला है और तानाशाही रवैये से आजम साहब को बर्बाद करने की जो नीति योगी सरकार ने बनाई है, इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में उनका पूरा हिसाब किताब करेगी, ये भी उनका कहना रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है अभी आवेदन चल रहे थे, लेकिन अब पुलिस विभाग में ही जो आपको बता दें कंप्यूटर ऑपरेटर और रेडियो शाखा में कुछ वैकेंसी और निकलने वाली, यानी कि कंप्यूटर विभाग ऑपरेटर की 693 और रेडियो शाखा में 2244 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। रेडियो शाखा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोर्ड ने जो है विगत दिन टेंडर जारी किए हैं। एजेंसी का चयन होने के बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी जो है RK ने बताया कि रेडियो शाखा के पद तकनीकी श्रेणी के हैं और इस शाखा के कुल 2244 रिक्त पदों में प्रधान परिचालक, आंकिक सहायक परिचालक व कर्मशाला कर्मचारियों के पद शामिल है। नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, PSC में प्लाटून कमांडर व अग्निशमन विभाग में द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के 95 से 34 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जून को ही समाप्त हो चुकी है। अब आपको बता दें मिशन रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है। इसी के तहत जो है कुछ भर्तियां और देखने को मिलने वाली है, चूंकि सरकार का ऐलान हो चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां निकाली जाए, चुनावी साल है और इस वजह से भर्तियों पर भी फोकस है। अब बात कर लेते हैं मायावती से जुड़ी हुई। दरअसल मायावती ने ट्वीट करते हुए कई आरोप लगाए हैं। मायावती की 2017 से 12 की सरकार ने मंत्री रहे एक नेता का कहना है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, बस बोलने पर मनाही है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तो बसपा के ही नेता थे, अब भाजपा ही हो गए। कुछ नेताओं को हाल में मायावती ने पार्टी से निकाला, वह भी अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य तलाशेंगी। हो सकता है रामचंद्र राजभर सरीके नेता किसी दूसरे दल में चले जाएं या फिर बाबू सिंह कुशवाहा की तरह नई पार्टी बनाएं। वरिष्ठ नेता का यह भी कहना रहा कि बसपा को थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए। ऐसा न होने के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग समेत तमाम जातियों में हमारा जनाधार घट रहा है। आपको बता दें मायावती जो है इन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है ट्वीट करते हुए कई बातें कही हैं। साथ ही ये भी कहा है भाजपा और सपा की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। भाजपा के नेता 2022 में भी जहां 2017 की तरह ही बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के संजय लाठर को 300 से अधिक सीटें आने की उम्मीद है। तो अपनी अपनी राजनीति है जो नेता कर रहे हैं। अब तो चुनाव होने के बाद जो निकलेंगे परिणाम वही डिसाइड करेंगे कौन पार्टी जो है सत्ता में आती है या फिर भाजपा वापसी करती है या फिर नहीं। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा अपडेट के लिए इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उत्तर प्रदेश की नॉन स्टॉप खबरों में आज के लिए बस इतना ही। रोजाना नॉन स्टॉप खबरें प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करिए। फिर मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।